यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जी पार्ट और एच पार्ट। जी पार्ट में क्या 3/4 मल्टीप्लाई एक्स है, इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान नहीं है तो इसको हमने लिख दिया 3/4 एक्स। ठीक है। और जो दूसरा पोर्शन है हमारा वो है 1/4। 1/4 मल्टीप्लाई 1 और 1 को हम एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 एक्स की 0। किसी की भी पावर 0, जैसे y की पावर 0 वो भी 1 होता है, z की पावर 0 वो भी 1 होता है। ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है? 2। 3/4 एक्स एक टर्म्स ये है और 1/4 एक एक टर्म टर्म्स ये ये है। है। यस। फैक्टर्स, ये टर्म्स किस किस के गुणा करने पर बनी है, मल्टीप्लाई करने पर? 3/4 और एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दो टुकड़े हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से ये टर्म्स बनी है। फैक्टर्स का मतलब कि किन दो टुकड़े से ये टर्म्स बने। यस। 1/4 का क्या आएगा? 1/4 ही रहेगा। यस। आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। यस। दूसरा देखो, इसमें भी दो टर्म है। पहली जो टर्म है वो क्या है? 0.1 पी स्क्वायर। पहली ये है और दूसरी ये है 0.1 पी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 0.1 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर है। हम मल्टीप्लाई का यहाँ पर निशान नहीं लगाया हमने, तो ये होगा 0.1 पी की स्क्वायर। पहली टर्म है और दूसरी टर्म है 0.2 क्यू स्क्वायर। तो ये कैसे बनी है, यानी कि फैक्टर्स बताओ। तो ये हो गया 0.1 पी और पी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था 0.1 पी की स्क्वायर का मतलब होता है 0.1 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर। और आगे खोलोगे तो पी स्क्वायर को हम पी और पी लिख सकते हैं। ये होते हैं फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से यहाँ बनती है टर्म्स। यस मैम। ठीक है। यस। तो दूसरे के फैक्टर्स देखो, दूसरे के फैक्टर्स आएंगे 0.2, ये क्यू स्क्वायर है ना, तो क्यू और क्यू। तो इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन होता खत्म। अब हम अगले पर चलते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या था? क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आइडेंटिफाई करना वही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इस बात पे ध्यान दो। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और किसका? टर्म्स का। तो टर्म्स तो एक ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, दो टर्म्स है यहाँ पर। यस मैम। इसको हम ऐसे लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, माइनस के निशान को अंदर ले लो। यस मैम। ठीक है, पहली टर्म्स और दूसरी टर्म्स। अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़कर। ये जो टर्म्स है ना, ये कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं। 5 है, यस मैम। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। यस मैम। 5 है तो 5 की वैल्यू 5 रहेगी। अगर टी है तो टी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसलिए ये है वेरिएबल। यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो इसमें ये बताया गया है कि हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने हैं और टर्म्स के निकालने हैं, लेकिन वो टर्म्स क्या होनी चाहिए? ये टर्म्स के बारे में ही लिख रखा है ब्रैकेट में, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा। ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर एस है, वो कांस्टेंट टर्म 2 भी हो सकती है, तो ये टर्म छोड़ दी, ये टर्म्स हैं। यस मैम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम बना सकते हैं टर्म्स, और यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट, ताकि जल्दी हो जाए बच्चों का। ठीक है, और ये लिख दिया हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस का निशान अंदर होगा। ठीक है, ये टर्म छोड़नी है। क्यों छोड़नी? क्योंकि ये लिख रखा अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़कर वो टर्म्स लेनी है जिनमें वेरिएबल होता है। ये ले लिया हमने -3t की स्क्वायर। तो इसके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब वही फैक्टर -3t और t, ये 3 फैक्टर्स है इसके। ठीक है। यस मैम। तो अगर हम इस -3 को लेंगे तो बाकी दो इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। यस। अगर इस t को लेंगे तो ये बाकी दो इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। पहले भी मैंने वीडियो में बताई थी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी, आप उसमें देख भी सकते कि कोफिशिएंट हमने कैसे निकाले थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट जो है ना, ये तो वेरिएबल है। यस। ये कोफिशिएंट कौन सा है? वेरिएबल। और ये क्या है? न्यूमेरिकल है।
तो हमें कोफिशिएंट कौन सा बताना था, न्यूमेरिकल। यहाँ मैं छोटा सा लिख देती हूँ, तो वो क्या है -3। ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, सेकंड पार्ट में है यहाँ पर 5 भी तो कोफिशिएंट है ना। 5 तो टर्म है अलग से, प्लस का निशान है, एक टर्म, दो टर्म। ठीक है। इस टर्म में ये कोफिशिएंट है, ये टर्म है, इसके कोफिशिएंट 1 और 5। बिल्कुल ठीक है, ये कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। लेकिन हमें किस टर्म का बताना था, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट छोड़कर। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट टर्म्स का बताना था, और वो टर्म्स कौन सी होनी चाहिए, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। यस। ठीक है। यस। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड जो पार्ट है वो है 1 + t + t² + t⁵। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ दो, क्योंकि हमें अदर देन कांस्टेंट टर्म लेनी। एक टर्म क्या है t, अगली टर्म क्या है t², और उससे अगली टर्म क्या है t³। ठीक है। तो इनमें जो है हमारे पास t का कोफिशिएंट क्या है, t का कोफिशिएंट t और 1, t1। यस मैम। और t का स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब वही फैक्टर t और t, और t का 3 t। हाँ 1 t t और t। तो ये कोफिशिएंट है t के 2। ठीक है। दो फैक्टर्स या दो कोफिशिएंट। तो ये t और 1 को मल्टीप्लाई करें, ये न्यूमेरिकल है। तो हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना, इसका 1, इसका भी क्या हो गया 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल है t और t। तो ये भी 1 और इसका भी 1। ये बात समझ आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है। क्योंकि t की 3 का मतलब ऐसे भी कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल ना भी लो, और भी आसान इसको कर सकते हो। एक टर्म हमारी t है, एक t की स्क्वायर है, एक t की 3 है। तो t 1 और t को मल्टीप्लाई करके आएगी, t की स्क्वायर 1 और t की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बनेगी, क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है इसमें। यस मैम। जो 1 है, ऐसे ही t की 3, वो भी 1 × t की 3 से आएगी। t की 3 के जब हम कोफिशिएंट लेंगे, शायद दिख नहीं रहा है यहाँ पर t और t, तो वो वेरिएबल कोफिशिएंट होंगे। ठीक है। यस मैम। ओके। तो हमें क्या दिखाना है, हमें सिर्फ कौन से कांस्टेंट दिखाने हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिखाने हैं, और अदर देन कांस्टेंट टर्म 1 के नहीं दिखाए हमने, 1 भी तो एक टर्म है। यस मैम। लेकिन हमें अदर देन कांस्टेंट, यानी कि ऐसी टर्म्स जो कांस्टेंट ना हो, और बाकी जो टर्म्स हैं उनके हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिखाने। जैसे t की 3 है, तो कोफिशिएंट तो इसके t और 1 है, लेकिन ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल कोफिशिएंट है। यस मैम। ओके। यस मैम। आगे चलते हैं हम। तो मैम इसका आंसर क्या होगा? ये है इसका आंसर। यहाँ पर ये टर्म्स लिख रखी हैं, देखो ये मैंने टर्म्स लिखी। ठीक है। और ये हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखे, ये आंसर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके मैम। ठीक है। हमें तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करने हैं, और इस टर्म के, इस टर्म के और इसके नहीं, क्योंकि अदर देन कांस्टेंट है। ओके। तो इसमें तीसरे पार्ट में आ चुके हैं हम। इसमें टर्म्स 3 है, 1 2 3। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म्स है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म छोड़नी थी, अदर देन कांस्टेंट टर्म लेनी थी। तो ये टर्म्स हमने लिख दी। ऐसे आपको उत्तर लिखना, ये टर्म पहली, 2xy दूसरी टर्म, और 3y तीसरी टर्म। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि x कैसे कैसे बना है, तो x बना है 1 और x इन दोनों से मल्टीप्लाई करके। तो जो ये 1 है, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। अब आ गया अगला। अगले में क्या था, ये था 2x और y। तो यहाँ पर आएगा 2 × x × y। ये टर्म जो है इन फैक्टर से बनी है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, मान लो यहाँ पर 2 हैं, तो 2 के कोफिशिएंट रहेंगे x और y। ठीक है। और x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो ये दोनों रहेंगे, यानी कि 2 और y। ठीक है।
और अगर y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो ये दोनों रह गए यानी कि 2x। लेकिन हमें इस पूरी टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, तो पूरी टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 2, क्योंकि पूरी टर्म क्या थी, पूरी टर्म थी 2x y, 2x और y, जिसमें क्या था 2x और y। ये देखो 2 है, x और y है, तो ये तो वेरिएबल है और ये न्यूमेरिकल है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है एक तरह से, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते 2 है, x है और y है। अब 3y पे आ जाओ, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, 1 और 2, ये 100 है और ये 1000 है। तो ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, ये जो टर्म है सो m, ये दो चीजों से मिलकर बनी है, m और 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इस टर्म का और ये वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो ये 100 इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये है 1000 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके बेटा, अब पांचवा क्वेश्चन है -p² क्यू स्क्वायर प्लस 7p³ तो यहाँ पर आपको टर्म्स देख लो भाई, टर्म्स निकालोगे जब भी तो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालोगे, क्योंकि टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, और वो टर्म्स कौन सी होनी चाहिए, अदर देन कांस्टेंट। तो इसमें तो कांस्टेंट वाली कोई टर्म है ही नहीं। एक टर्म है -p² क्यू स्क्वायर, दूसरी है 7p³ और यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है। जैसे हम फैक्टर्स निकालते थे, जैसे -p² क्यू², फैक्टर निकालो -1 p q और q, यही कोफिशिएंट होते हैं। -1 के कोफिशिएंट ये सब है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये -1 मल्टीप्लाई p² q², देखो -1 के ये कोफिशिएंट है। ठीक है, -1 Yes, के ma'am. साथ मल्टीप्लाई हो रही। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। कैसे, हमने -p ले लिया, फिर p और फिर मल्टीप्लाई q², तो ये -p के कोफिशिएंट है, p q²। लेकिन हमें बताना है कि ये पूरी टर्म्स, इस पूरी टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -1। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही अगले का है 7p³ एक टर्म्स है, ये जो है इसके क्या है, 7 के कोफिशिएंट क्या है, p³ है, p के कोफिशिएंट क्या है, 7 है। ठीक है, यस मैम। लेकिन इस पूरी टर्म में जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है 7। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। यस मैम। पता नहीं बच्चे मैथ क्यों नहीं कर पाते। तो मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पर ये टर्म्स पहली है और ये टर्म्स दूसरी है। 1.2a और ये है 0.8b। लिख सकते हो टर्म्स को अलग अलग। अब हम इसमें ज़्यादा मैं इसमें नहीं बताऊंगी, आप देखते ही बताओ कि ये न्यूमेरिकल पार्ट है और इसमें ये न्यूमेरिकल पार्ट है। यानी कि 1.2 मल्टीप्लाई a ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है, बस यही लिखना आपको। 1.2 आंसर आ गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यस मैम। और इसका क्या आएगा मैम 0.8 का। हाँ 0.8। ठीक है, तो ये b का भी कोफिशिएंट है और इस पूरी टर्म्स में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें बेटा देखो 7th क्वेश्चन में क्या 3.14 r की स्केल है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ये एक ही टर्म है, टर्म दो है ही नहीं, क्योंकि दो टर्म होते तो प्लस का निशान आता, या 3 टर्म्स होती, खास बात ये होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये टर्म्स जो है वो कैसे बनी है, दिखाई दे रहा है अच्छे से यहाँ तक। ओके, तो ये बनी है 3.14
और आर की स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट था आर की स्क्वायर का और 3.14 का कोफिशिएंट था आर की स्क्वायर। ये आपस में एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं। जैसे 6 गुना 3, तो 3 का कोफिशिएंट 6 और 6 का कोफिशिएंट 3। ठीक है, यस मैम। लेकिन हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखना। आर की स्क्वायर तो क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल। तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म्स आ गया हमारी 3.14 आर की स्क्वायर और ये आंसर आ गया। ये आइडेंटिफाई करना था आपको, तो पता है न्यूमेरिकल। यस मैम। न्यूमेरिकल का मतलब फिक्स है। फिक्स। ठीक है, आर की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है मैम, वो 2 3 कुछ। हाँ, इसको थोड़ा खोल लो। इसको पहले क्या करो, जो ब्रैकेट है उसको खोल लो, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होता है, पहले भी बताया था मैंने। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2l, 2 की l के साथ मल्टीप्लाई, यस मैम। प्लस का निशान, और 2 की b के साथ मल्टीप्लाई, 2b। ठीक है, यस मैम। तो टर्म्स अब यहाँ पर 2 होगी, 2l और 2b। तो ये 2l और 2b है। 2b। और यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट 2 क्या है, 2। 2 और यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट 2। 2। तो ये बात समझ आई, जब भी हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी ब्रैकेट खोल लेंगे। जब तक अभी हमें टर्म्स ही नहीं पता कितनी है, बताओ कितनी टर्म्स है। अगर मैं इसको साफ कर दूं तो बता सकते हैं इसमें कितनी टर्म्स है? नो मैम। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि ये 2 टर्म है l प्लस b, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो टर्म्स के बीच में तो बेटा मैंने बताया था प्लस का निशान होगा, ना कि मल्टीप्लाई का। और ये निशान किसका है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई से हम टर्म्स को अलग नहीं कर सकते, इस प्लस के निशान से अलग करेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। पहले ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई l जमा में 2 मल्टीप्लाई b। अब ये 2 टर्म्स हुई, टर्म्स बनती है 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ने से। ठीक है, यस 2 मैम। या 3। यस ठीक है, मैम। तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि पहली टर्म है ये दूसरी टर्म है। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलो क्यों नहीं बोल सकते हैं मैम, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का नहीं है। मल्टीप्लाई का साइन और टर्म्स के बीच में हमेशा किसका साइन होना चाहिए, प्लस का। अब जाके ये 2 टर्म्स बनी है, जिसमें पहली टर्म्स में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है और दूसरी टर्म्स में भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 2। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन तीसरा था उसका आखिरी पार्ट रहता है 9वां, वो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दोगे करके। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई के मतलब होता है पहचान। अच्छा, आपकी क्लास में आपके दोस्त है, मान लो आपके दोस्त का नाम राम है, तो आप राम को पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? यस मैम। इसी तरह यहाँ पहचाननी 4 टर्म्स विच कंटेन्स एक्स, जिसके साथ एक्स हो। ठीक है, यस आई बात समझ में? अच्छा, आपको केवी स्टूडेंट को कैसे पहचान लोगे? मैम, उनके नाम से। मैम, ड्रेस से। उनकी ड्रेस से। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है एक ऐसी टर्म्स को विच कंटेन्स एक्स, जिसके साथ एक्स हो। यस मैम। ठीक है, मान लो मैं कह दूं कि स्टूडेंट की पहचान करो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए, तो आप ड्रेस से करते हो ना। यस मैम। ऐसे ही आपको वो टर्म ढूंढनी है, इस पे ध्यान रखो, वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी जिसके साथ एक्स हो। जैसे यहाँ पर एक रकम है y की स्क्वायर x प्लस वाई, तो इन दोनों, ये 2 टर्म्स है ना, पहली और दूसरी, किसके साथ x है, स्क्वायर के साथ। हाँ, y की स्क्वायर x। यहाँ ये पहली टर्म में x है, इसमें x है नहीं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई करनी है वो टर्म्स विच कंटेन्स x, जिसके साथ x हो। तो ये वो टर्म है y की स्क्वायर x। अब आपको एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट देना, तो x के साथ क्या चीज, y स्क्वायर। y स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x। लेकिन किसका पूछ रखा है, x का। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, y स्क्वायर। तो मुश्किल नहीं है ना इसको पहचान? नो मैम। ओके, ऐसे ही सेकंड है, हम थोड़ा स्पीड से करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 13y की स्क्वायर माइनस 8y x। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,
ये पहली टर्म्स है, यस मैम, ये दूसरी है, इसमें कुछ कमी है, यस मैम। बताओ क्या है? ओ मैम, जो पहली टर्म है उसमें एक्स नहीं है। वो x नहीं है और इसमें x है, वो X है। बात तो ठीक है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनेगा? जब दो टर्म्स टर्म्स जुड़ जाएंगी, यस मैम। तो ये दूसरी टर्म्स है और ये पहली है। टर्म है, इनके बीच में प्लस का निशान लगाओ, अब हुआ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यस पहली टर्म में x है, यस मैम, नो कहाँ है? मैम, नहीं है मैम। नहीं है, तो दूसरी टर्म में x है। तो ये जो दूसरी टर्म्स है -8y(x), ये टर्म्स विद x है, ठीक है। और Yes, इसमें ma'am. जो कोफिशिएंट है वो क्या है? x का कोफिशिएंट, यानी कि -8y मल्टीप्लाई x, तो -8y क्या है? x का कोफिशिएंट। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? यस मैम। यहाँ पे मैंने ये बात बताई थी कि पहले प्लस का निशान लगाओ, माइनस हमेशा टर्म्स के साथ होता है। पहली टर्म्स और दूसरी टर्म्स को जब जोड़ोगे, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे। चलो अब अगले दो क्वेश्चन करते हैं एक साथ। तो तीसरे क्वेश्चन में x + y + 2 तीन टर्म्स हैं। यस x मैम। इसके साथ है, नो मैम, इसके साथ, नो मैम। इसके साथ है, यस मैम। तो ये टर्म्स लेगी। और इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 One × x, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। यस चाहे वो मैम। न्यूमेरिकल हो, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ क्या बताना हमें? x का कोफिशिएंट बताना। पहले टर्म ढूंढनी है यस मैम। जिसके साथ x हो और उसके बाद उसका कोफिशिएंट बताना। इसमें x है? नो मैम, नो मैम। इसमें है, यस Z मैम। और ये कैसे बनी? z × x। x का कोफिशिएंट क्या है? जेड और z का कोफिशिएंट क्या है? एक्स। x का पूछ रखा है, वो हम यहाँ लिख देते, ठीक यस है। मैम। अब इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ी जगह रहती है। नेक्स्ट जो है फोर्थ के बाद ये है फिफ्थ क्वेश्चन, 1 + x + xy। यहाँ x है, नो मैम। दूसरी टर्म में x है, यस मैम। तीसरी टर्म में xy। यस मैम। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 देखो जैसे यहाँ किया था, x का मतलब 1 × x और xy का मतलब x × y। तो x का कोफिशिएंट क्या है? वाई। कोफिशिएंट का मतलब जो उसके साथ गुणा होता है, ठीक है। यस मैम। ये 5 क्वेश्चन हो चुके, आगे देखो। तो ये अगला क्वेश्चन है 12xy² + 25। इसको हिंदी में 25 बोलते हैं, हिंदी बहुत कम आती है बच्चों को। तो टर्म्स विद x इसके साथ है बेटा? नो मैम। इसके साथ है? यस मैम। है। तो यहाँ पर क्या करोगे? ये टर्म्स ले लिया हमने, 12xy² और कोफिशिएंट क्या बच गया? ये कैसे आई? 12 × x × y²। और इसका कोफिशिएंट लेना, मतलब इसके साथ क्या क्या चीज मल्टीप्लाई है? क्या क्या मल्टीप्लाई है? 12 और y²। x के कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उसके साथ क्या क्या चीजें मल्टीप्लाई है। तो ये 12 और y² है। ये समझ आया? यस मैम। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो क्या यहाँ x है? यस मैम। और इस x के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई? 7। तो 7 क्या हो गया? इसका कोफिशिएंट हो गया। अगली टर्म क्या है? xy²। तो हमने टर्म्स विद x आइडेंटिफाई किया और फिर x का हमने कोफिशिएंट भी रख दिया। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है 8 - xy²। तो अब की बार आइडेंटिफाई कौन सी टर्म्स करनी है? y²। Which contains y²। तो इसमें y² है? नो मैम। इसमें है ना? यस मैम। पहले इसको लिखो 8 + xy², क्योंकि दो टर्म्स को जोड़कर प्लस करके क्या बनता है हमारा? टर्म बनता है। टर्म्स तो ये थी बेटा, Yes, पहली ma'am. टर्म्स दूसरी, इनको जोड़ने पर तो ये माइनस का निशान आप अंदर ले जाओगे। यस मैम। तो y² के साथ कौन सी टर्म है? -xy² और y² का कोफिशिएंट क्या है? -x, क्योंकि ये टर्म्स कैसे बनी?
इन दोनों के मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई से। इसका कोफिशिएंट होता है ये और इसका कोफिशिएंट होता है ये। ठीक है, तो -x आ जाएगा यहाँ पर। यस मैम। और इसी तरह जो लास्ट वाला पार्ट है वो मैं करवाती हूँ थर्ड। सेकंड पार्ट आप मुझे करके भेजोगे मेरे उस पे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। थर्ड मैं आपको बताती हूँ 2x की स्क्वायर y -15xy प्लस 7y की स्क्वायर। इसको पूरा ही लिख देती हूँ मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे करके 2x की स्क्वायर y -15xy की स्क्वायर प्लस 7y की स्क्वायर। सबसे पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ठीक करोगे क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा हम क्या लेते हैं, प्लस का निशान। माइनस का निशान किसके साथ होता है, टर्म्स के साथ। टर्म्स। ये अंदर लिख गया माइनस का निशान ब्रैकेट के, और ये प्लस 7y की स्क्वायर। इसमें y की स्क्वायर है बेटा कोई टर्म? यस मैम। कहाँ है मैम वाई स्क्वायर नहीं है पर एक्स स्क्वायर वाई तो है। हमें तो कौन सी कंटेंस करनी है, वाई स्क्वायर। वो टर्म्स लेनी है विच कंटेंस वाई y स्क्वायर। स्क्वायर। ये छूट जाएगा। यस मैम। इसमें है y यस की मैम। स्क्वायर, तो ये टर्म्स होगी, देखो ऊपर लिखा हुआ है टर्म्स विद y स्क्वायर। यस तो ये आएगा -15xy वाई स्क्वायर। और इसके साथ है यस मैम। तो ये भी आ गई 7y स्क्वायर। इस y स्क्वायर को छोड़कर बाकी क्या मल्टीप्लाई इसके साथ, -15x तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वाई y स्क्वायर। स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 7। 7। तो ऐसे करना है, मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आ चुका है। चलो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद विद्यार्थियों।